नमस्कार साथियों, मैं कल्याण सिंह राजपुरोहित। स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक अपन ने जो इंग्लिश का जो सिलेबस था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग, वो हमने सिलेबस मोस्टली जो टॉपिक था, मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक ख़त्म हो गए थे। फिर हमने बताया था कि हम आपको एमसीक्यू सीरीज लाएंगे, जिसमें हम आरपीएससी से रिलेटेड जो भी जो सवाल है, जो एग्ज़ाम में जो पूछने का तरीका है, उसके अनुसार हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर जो दूसरे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इसी क्रम में हम आज जो करने जा रहे हैं वो नरेशन के जो क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नरेशन के एमसीक्यू, ठीक है। तो नरेशन के बारे में हमने पहले जो जो चीज़ें पढ़ रखी थी उसको आप रिवाइज करिए। आपके पास जो नोट्स है उसके माध्यम से आप देखिए कि किस प्रकार नरेशन के टॉपिक को मैंने अच्छे से करवा रखा है। यूट्यूब पे सारी क्लासें अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा। तो नरेशन को तीन से चार क्लासों में मैंने पूरा कंप्लीट करवा रखा है, और आपको जो पीडीएफ है जो नोट्स की, वो भी आपको मिल रखी है। तो आप उस नोट्स को साथ में लेकर बैठिएगा, और जो भी मैं जो आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि किस प्रकार मैं प्रश्नों को सॉल्व कर रहा हूँ, किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ, बहुत ही मिनिमम जानकारी के अंदर आप प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो ये मैं मार्कर थोड़ा सा अलग लूँगा ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना आए, लाल मार्कर आपको दिखता नहीं है। तो देखिए, पहला है आई कैम होम लास्ट नाइट ही सेड। देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये ही सेड है वो आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर इसको मैं आगे लिखूँ या फिर इसको मैं पीछे लिखूँ, इस बात से किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें अपने को जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है। इसके जो भी 4 ऑप्शन है उनको एक बार रीड करना है। आपको देखना है कि किस ऑप्शन के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी है कि कंजक्शन का प्रयोग। देखो, यहाँ पर ही सेड आया है और उसके अंदर जो सेंटेंस है वो एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? सकारात्मक वाक्य। मतलब वहाँ पर ना तो किसी नॉट का प्रयोग है, ना किसी WH वर्ड्स का प्रयोग है, ना हेल्पिंग वर्ब आगे आ रखी है। तो आप कंजक्शन कौन सा लगाएंगे? देखो, मैंने आपको सबसे पहले जब क्लासें ली थी तब मैंने आपको बताया था कि एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, उसके अंदर कंजक्शन जो होता है, मतलब रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं? डैट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन कौन सा लगेगा? दैट। तो देखो, दैट किस किस में आ रहा है? पहले तो ये, इसमें दैट आ रहा है, इसमें दैट आ रहा है, इसमें दैट आ रहा है, इसमें दैट आ रहा है। तो देखो, चारों ही ऑप्शन के अंदर दैट है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले अपन ये देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, वो वाला पद कौन सा है? ही सेड। तो ये कौन से टेंस में, कौन सा टेंस है? ये पास्ट। तो देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर मान लो प्रेजेंट के टेंस है या फिर फ्यूचर का टेंस है, तो उसके अंदर का जो ये टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो नहीं बदलता है। लेकिन यहाँ पर पास्ट टेंस है तो इसका टेंस चेंज होगा, इसका टेंस चेंज होगा। तो देखो, इसका टेंस चेंज होगा, वो किस प्रकार होगा? देखो, आई कैम होम। देखो, आपको सबसे पहले यहाँ देखना है, कैम है, कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? देखो, कम, फिर आता है कैम, और फिर कम, ठीक है। ये होती है इसकी थर्ड फॉर्म, ये बात आप जानते ही हो। फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी कम, सेकंड फॉर्म होती है कैम, और थर्ड फॉर्म होती है कम। कम, कैम, कम। तो इस प्रकार आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा होगा? आप सब जानती है। देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके अंदर प्रयोग की जाती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, उसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि जब ये पास्ट सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल किस टेंस में चेंज होता है? आप सब ये जानते हैं, पास्ट सिंपल। देखो, पास्ट के जो चारों टेंस है मैंने आपको बताया था। देखो, इसको रिवाइज करो एक बार, कि जैसे कि पास्ट सिंपल है, उसको हम किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस है, उसको किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस में, ये बात आप जानते ही है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपने को ये बात ध्यान होनी चाहिए कि पास्ट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है और पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और पास्ट परफेक्ट के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान तब होगी जब आपने टेंस वाली जो क्लासें है और जो नरेशन वाली जो क्लास है उनके अंदर मैंने आपको इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया। तो मैं बार बार आपका टाइम खराब नहीं करूँगा, तो आप यहाँ पर आगे देख लीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने ये जो डिटेल देख रहे थे उसके अनुसार ये कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट सिंपल का, ठीक है। ये बात आप जानती है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। अब देखो पास्ट सिंपल का है तो ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। देखो पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। क्या होती है, हैड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आ रही है, देखो हैड और कम, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म ही होती है तो यहाँ पे आ रही है। फिर ही कैम, ये तो आ नहीं सकता। फिर हैड कम, ये आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ही कम आया है यहाँ पे, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बोल दिया, देखो एक तो हैड आना चाहिए, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, कौन सी फॉर्म बताई मैंने, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। हैड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो देखो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आ रही, कौन से सेंटेंस में आ रही है, एक तो पहले ऑप्शन में, एक आ रही है तीसरे ऑप्शन में, ठीक है, हैड कम। अब देखो अब दूसरी चीज अपन क्या देख सकते हैं, जैसे कि लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट को किसके अंदर चेंज करेंगे, जैसे कि लास्ट नाइट का मतलब होता है जो इससे जस्ट पीछे वाली रात है, जो बीती हुई रात है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस नाइट में। किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस नाइट में। तो इस प्रकार अपना जो सही ऑप्शन बनता है जब अपन इन सारी चीजों को एक साथ देखते हैं, तो देखो यहाँ पर हैड कम भी आ रहा है, कंजक्शन दैट का प्रयोग भी हो रहा है, ये, और फिर कम होम द प्रीवियस नाइट। तो द प्रीवियस नाइट कैसे आया, ये मैंने आपको रूल पहले ही बता रखा है कि टू नाइट को दैट नाइट में बदलते हैं, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, नाउ को देन में बदलते हैं। तो इस प्रकार जो लास्ट नाइट है उसको हमने किस में चेंज किया, द प्रीवियस नाइट में, ठीक है। तो इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। समझ में आ गया होगा। देखो आपको इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या लगानी है, सबसे पहले यहाँ का टेंस देखना है, वो अगर पास्ट में है तो इधर का जो अंदर वाला है वो टेंस चेंज होगा। फिर देखिए दूसरा क्या है कि देखो जैसे कि यहाँ पर आई आया था, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है इसका, ये वाला जो सब्जेक्ट है ही, इसके अनुसार चेंज होगा। तो इस प्रकार हमने ये चीज़ें देखी कि जब इसको हम चेंज करेंगे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे, तो अपने को हेल्पिंग वर्ब में एक तो हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, फिर ये पीछे वाले जो लिखे हुए जो वर्ड्स आते हैं स्पेसिफिक जानकारी, वो किस प्रकार चेंज होते हैं वो ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अपना जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ही सेड दैट ही हैड कम होम द प्रीवियस नाइट, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, फिर देखिए दूसरा सवाल आ गया। दूसरे सवाल में क्या है, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले क्या देखना है, आगे का। आगे का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यहाँ कौन सा टेंस दिया हुआ है, पास्ट का, ठीक है। तो ये चेंज तो होगा, ये बात तो सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर क्या है, देखो कंजक्शन कौन सा आएगा, पहले तो ये कंजक्शन डिसाइड कर लो कि ये कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक वाक्य है। देखो इसमें कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड्स या फिर जो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाई हुई है वैसा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार जैसे इस सेंटेंस के अंदर हम कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, ठीक है। कंजक्शन आ गया दैट। तो देखो कंजक्शन दैट किस किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई। अब देखो अब आगे क्या देखना है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन देखो ये SON का फॉर्मूला बताया था मैंने, SON, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। देखो तो फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मतलब रिपोर्टिंग जो वर्ब है, जो बोल रहा है, जो वक्ता है, उस ये इधर वाला जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, जॉन। क्या है, जॉन।
तो अब देखो यहाँ पर क्या आया, प्रोनाउन आया, तो यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन का। अब देखो जॉन के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं, तो मैं का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है, आई। और वैसे के वैसे जैसे कि मैं बोलता हूँ कि उसने या फिर जॉन ने, तो जॉन के लिए मैं हिंदी में क्या बोलता हूँ कि उसने। जैसे 2 बार अगर जॉन आ गया, जैसे जॉन ने मेरे को एक बात बोली थी, ऐसा मैं बोलता हूँ, इसी के स्थान पे मैं ये बोलूँगा कि उसने एक बात बोली थी। तो जॉन के लिए मैंने किसका प्रयोग किया, उसने का। तो उसने के लिए ही का प्रयोग होगा। तो जॉन के लिए मैंने कौन सा प्रोनाउन लगाया, ही का। कौन सा लगाया, ही। तो देखो अब ही किस किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन तो पहले ही चला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई का आई आ गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आई की जगह क्या आएगा, देखो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्ट क्या है, जॉन। जॉन के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए, शैल बी। अब देखो शैल बी, देखो विल को बदलते हैं वुड में, शैल को बदलते हैं शुड में। तो विल बी को किस में बदलेंगे, वुड बी में। शैल बी को किस में बदलेंगे, वुड बी में। ठीक है, मतलब शैल बी को किस में बदलेंगे, शुड बी में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पर ही आ गया, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसका प्रयोग, देखो आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है, शुड का। ये मैंने टेंस पढ़ाए थे, उसके अंदर आपको अच्छे से बता दिया था। तो आपको बार बार मैं मतलब उस चीज़ों को वापस बार बार यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, इससे आपका टाइम खराब होगा। आप क्लास से देख के आओ तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे अपन, वुड का। ही के अनुसार किसका प्रयोग करें, देखो शैल को बदला अपन ने शुड में, लेकिन यहाँ पर शुड आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ही बैठा है। ही के अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का। ही वुड बी 21। फिर देखो टुमारो। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। तो टुमारो के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, द फॉलोइंग डे। मतलब जो आने वाला कल होता है, द फॉलोइंग डे, मतलब जो आगे आने वाला कल है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, द फॉलोइंग डे। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दूसरा ऑप्शन। आई बात समझ में, यहाँ तक सबको समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आगे। अब देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप थोड़ा एक बार देख लीजिए कि देखो जॉन सेड दैट ही वुड बी 21 बाय द फॉलोइंग डे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, टुडे को किस में बदलना है, दैट डे में। टुमारो को किस में बदलना है, द नेक्स्ट डे में, या फिर द फॉलोइंग डे में। फिर यस्टरडे को किस में बदलना है, द प्रीवियस डे में। टुनाइट को किस में बदलना है, दैट नाइट में। हेयर को बदलना है देयर में। दिस को बदलना है दैट में। नाउ को बदलना है देन में। और दीज को बदलना है दोज में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन चीज़ों का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर किसी एक पेज पर इसको उतार दीजिए ताकि आप इसको रिवाइज कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आया कि द वॉचमैन सेड द टैक्सी इज हेयर। द वॉचमैन सेड द टैक्सी इज हेयर। देखो अब सबसे पहले टेंस की पहचान करनी है, किसकी, रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब के जो टेंस है वो क्या है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। देखो ये पास्ट टेंस का है सेंटेंस। ठीक है, इसके अंदर कौन सा टेंस है, इज हेयर। तो देखो इज हेयर कौन से में आता है, प्रेजेंट के टेंस में। किस में आता है, प्रेजेंट के टेंस में। अब देखो इज का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपको यही समझना है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटेंस है वो कैसा है, एफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कैसा है बताओ आप। देखो सिंपल सा यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है, कोई WH वर्ड नहीं है, कोई वर्ब को आगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब को आगे नहीं ला रखा है। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस हो गया अपना, एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य हो गया। तो देखो सकारात्मक वाक्य के लिए मैंने बताया कंजक्शन क्या आएगा, एक तो दैट। कंजक्शन क्या आएगा, दैट। तो देखो यहाँ पर दैट कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 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 आ रहा है। देखो चारों ऑप्शन में दैट आ रहा है। तो अब दूसरी क्या चीज सकते हैं, देखो अब अपन इसके अंदर चेंज करेंगे द टैक्सी। तो द टैक्सी का क्या आएगा, द टैक्सी। ठीक है, द टैक्सी। फिर देखो ईज को हम किस में चेंज करेंगे, देखो ईज आता है प्रेजेंट, ईज आता है, ईज आता है प्रेजेंट में। तो पास्ट में क्या आएगा,
देखो हमने जब टेंस पढ़े थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम और आर, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन जब हम पास्ट में जाते हैं तो ये क्या बन जाती है, वाज और वर, ठीक है। पास्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर, ठीक है। तो इज की जो सेकंड फॉर्म होगी या फिर इज की जो पास्ट जो फॉर्म होगी वो क्या होगा, वाज। इज का क्या होगा, वाज। हैज और हैव का क्या होता है, हैड। तो इस प्रकार आपको देखना है कि इज को हम किस में चेंज करेंगे, वाज में। तो द टैक्सी वॉज, द टैक्सी वॉज। अब देखो वाज किस किस के साथ आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे इज आ रहा है, ये गलत है, यहां पे वाज है। लेकिन देखो आगे और चीजें देखनी है कि द टैक्सी वॉज देयर, हेयर को किस में बदलना है, देयर। ये दोनों ऑप्शन सेम है क्या, द वॉचमैन सेड दैट द टैक्सी वॉज देयर, तो ये दोनों ऑप्शन सेम है, तो इसको हम सही मान लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देना आप, ठीक है, ये ऑप्शन सेम ही दे दिया था। मान लो इसके अंदर ये चेंज कर लो कि देयर की जगह ये हेयर ही रख दो, ठीक है। तो द टैक्सी इज हेयर, हेयर को अब मैंने बताया, देखो पिछले वाली स्लाइड में आप देखोगे तो नाउ को देन में, हेयर को देयर में, दिस को दैट में, दीज को दोज में। तो इस प्रकार ये चेंज भी आपको पता होगा। तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है, सही। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या होनी चाहिए अपने को, तो देखो सबसे पहले ये जो पीछे वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान दो। ये अगर सब में डिफरेंट आ रहा है तो फिर इसके माध्यम से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ध्यान दो। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, यहाँ पर इज दिया हुआ है, तो जो पास्ट में बदलेंगे तो किस में चला जाएगा, वो वाज में। इस प्रकार आपको चेंज करना है। फिर जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया तो उसका कंजक्शन क्या क्या होगा, जैसे कि यस और नो वाले प्रश्न में वेदर और इफ का प्रयोग करते हैं, और अगर मान लो WH वाले वर्ड्स है तो उनके अंदर WH वर्ड्स का ही प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ये देखिए, द वॉचमैन सेड दैट द टैक्सी वॉज देयर। अब देखो ये आ गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो है अपना इंट्रोगेटिव टाइप का, मतलब मैंने सारे ही प्रकार के क्वेश्चन डाल रखे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इंट्रोगेटिव टाइप का है, जिसको इंट्रोगेटिव में भी कौन से टाइप का, यस और नो वाले टाइप का। कौन सा, यस या फिर नो टाइप। तो इसके अंदर जो मैंने आपको कंजक्शन बताया था वो क्या था, वेदर और आएगा इफ, वेदर और इफ। तो वेदर और इफ का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है वो आपको सबको पता ही है। तो देखो यहाँ पर दैट तो आएगा नहीं, तो आप इन चारों ऑप्शन में देखो कि कंजक्शन कहाँ कहाँ पे दैट आया है, या फिर इफ के अलावा जो भी कंजक्शन आया है उसको आप एक बार हटा दो। तो देखो यहाँ पे दैट आया है तो ये ऑप्शन हट गया, यहाँ पे इफ है, यहाँ पे इफ है, यहाँ पे दैट है, तो ये भी हट गया। अब देखो दो ऑप्शन बचे अपने पास, मतलब अपने जो क्वेश्चन के सही होने के चांसेस हो गए वो 50-50 हो गए। फिर देखो दूसरी चीज क्या है, अब सबसे पहले अपने को ये समझना है कि जैसे कि डिड आ गया, डिड यू डू दिस। अब देखो डिड कौन से टेंस में आती है हेल्पिंग वर्ब, तो देखो डिड आती है अपने पास्ट सिंपल टेंस में। किस में आती है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल को जब हम चेंज करते हैं तो वो किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैड। वो क्या होती है, हैड। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैड। तो देखो अब इन जो चारों ऑप्शन है उसके अंदर हैड कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो देखो यहाँ पे हैड आ रहा है, यहाँ पे भी हेड आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन तो अपना पहले ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दैट आ रहा था तो ये तो चला गया। अब देखो हेड कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों ऑप्शन में, इसमें तो डीडी आ रहा है, इसमें आ रहा है हेड, तो ये वाला ऑप्शन हो गया अपने पास सही। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के देखना है कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब किस पोर्शन के बारे में आपने पढ़ा है, किस पोर्शन के बारे में आपको जानकारी है, जिसके माध्यम से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन है कि माई मदर सेड टू मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। देखो यहाँ पे ये लगा देना, ठीक है, माई मदर सेड टू मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। देखो तो यहाँ पर ये WH टाइप वाला वर्ड्स हो गया, WH टाइप है, तो यहाँ पर कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे हम, WH का। तो देखो यहाँ पर कंजक्शन WH कहाँ पे आ रहा है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ऊपर वाला ऑप्शन तो चला गया, ये इसको इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। फिर देखो सेड टू की जगह देखो मैंने आपको बताया था किसका प्रयोग करेंगे, आस्क्ड का।
इंक्वायर्ड का, या फिर क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखो इसके जो चीजें है, जो कंजक्शन है, सेड टू की जगह किसका प्रयोग करना है, कंजक्शन क्या लगाना है, वो चीजें मेन है, उन्हीं पे आपको फोकस करना है, तो आपका क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। ज़्यादा आपको इतना डीपली नहीं घुसना है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा कि जब अगर ये WH टाइप वर्ड जो सेंटेंस होता है, तो उसके अंदर हम जो सेड टू को किस में बदलते हैं, या तो आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, या फिर क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर सेड टू की जगह क्या आएगा, या तो आस्क्ड आएगा या फिर क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पर देखो आस्क्ड आ रहा है, यहाँ पे भी आस्क्ड आ रहा है, यहाँ पे भी आस्क्ड आ रहा है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है। फिर देखो आगे देखो आस्क्ड मी हु, अब देखो हु तक तो कंजक्शन हमने देख लिया, फिर ईज आ गया, तो ईज को हम किस में चेंज करते हैं, वाज में। ईज को किस में चेंज करते हैं, वाज में। हु वाज आ गया, हु वाज। अब देखो वाज किसके साथ आ रहा है, हु वाज माई बेस्ट फ्रेंड, तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया, हु वाज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर हु के साथ वाज आ गया। अब देखो तीसरा ऑप्शन क्या है कि माई मदर आस्क्ड मी हु माई बेस्ट फ्रेंड वाज। देखो ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। हु के बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे अपन, वाज का। हेल्पिंग वर्ब किसके बाद आएगी, WH वर्ड्स के जस्ट बाद। WH वर्ड जैसे कि हु हो गया, तो हु के बाद क्या आएगी, उसकी हेल्पिंग वर्ब। हु के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि वाज आ गया, वर आ गया, जो भी होगा। तो विच आ गया, तो विच के साथ भी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हु के साथ क्या आएगा, वाज। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस या फिर आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य में मैंने आपको बताया था, या तो ऑर्डर देता है, या फिर रिक्वेस्ट करता है, या फिर आशा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखना है कि यहाँ पर कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, या तो ऑर्डर का प्रयोग होगा, या फिर रिक्वेस्टेड का प्रयोग होगा। तो देखो यहाँ पर इसने जो टीचर है वो चिल्ड्रन को बोल रही है, तो यहाँ पर वो ऐसा तो होगा नहीं कि वो रिक्वेस्ट करेगी, वो क्या करेगी, उनको ऑर्डर देगी। तो द टीचर ऑर्डर्ड, तो कंजक्शन कौन सा आएगा, देखो ऑर्डर, कंजक्शन नहीं सॉरी, सेड टू को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। द टीचर क्या आएगा, ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड। फिर कंजक्शन क्या आएगा, कंजक्शन क्या आएगा आपको ये देखना है। तो सबसे पहले देखो हम इसको एकदम पूरा एकदम सॉल्व करके फिर उसके बाद देखते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग, पहला ऑप्शन ये हो गया। फिर दूसरा है द चिल्ड्रन आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग। तो देखो आस्क्ड तो आएगा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो वो क्या कर रही है, टीचर उन बच्चों को ऑर्डर दे रही है, तो आस्क्ड तो आएगा नहीं। आस्क्ड कहाँ पे आता है, या तो WH वर्ड हो, या फिर वेदर और इफ वाले सेंटेंस हो, या फिर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर आस्क्ड का, इंक्वायर्ड का, क्वेश्चन का, इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो आस्क्ड का प्रयोग तो होगा नहीं। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट टू स्टॉप टॉकिंग, टोल्ड भी नहीं आएगा, ये भी गलत है। ठीक है, ये हो गया सही। द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, ये एक ऑप्शन हमने देख लिया था। फिर आस्क्ड नहीं आएगा, टोल्ड भी नहीं आएगा। द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट टू स्टॉप टॉकिंग, देखो टोल्ड नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर चौथा ऑप्शन है द टीचर सेड द चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग, ये भी गलत है। सैड को सैड तो रख नहीं सकते अपन, इसको बदलना तो पड़ेगा। तो इस प्रकार अपने पास जो सही ऑप्शन हो गया वो पहला ऑप्शन हो गया। अब देखो अपने को कैसे पता लगेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखो एक तो हमने सैड टू को किस में बदला, ऑर्डर्ड में। फिर कंजक्शन किसका प्रयोग किया, देखो कंजक्शन इसमें हमने लगाया नहीं, चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग, द चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग। यही बस यही सिंपल सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ऑर्डर्ड आएगा, क्वेश्चन आएगा, आस्क्ड आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा। अपने RPSC में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। फिर आ गया 7वां क्वेश्चन, द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ। देखो अब देखो द कैप्टन सेड टू द आर्मी, देखो अब जो कोई कैप्टन होता है वो अपनी आर्मी को क्या कहेगा, ऑर्डर देगा।
मतलब कोई भी कैप्टन होगा, जो अधिकारी होगा, वो अपनी जो आर्मी होगी, अपनी फौज होगी, उनको क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो यहाँ पर सेड टू को किस में बदलना है, ऑर्डर्ड में। तो देखो यहाँ पर सेड टू की जगह सेड टू आ गया, ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही है और ये सही है। 3 ऑप्शन देखने हैं अपने को। फिर देखो कंजक्शन क्या आएगा, देखो कंजक्शन आएगा टू, कंजक्शन आएगा टू। क्यों? क्योंकि उसने ऑर्डर दिया है, उनको ये कहा है कि मार्च फॉरवर्ड नाउ, मतलब मार्च फॉरवर्ड नाउ। उसने उस समय तत्काल में उसने उस जो अपनी आर्मी थी उनको बोला कि वॉक फॉरवर्ड नाउ, मतलब आगे बढ़ो। तो इस प्रकार ऑर्डर दिया है उनको, मतलब उस समय ये आदेश दिया है उन्होंने। तो इसमें क्या किया उन्होंने, एक तो ऑर्डर दिया, तो ये तो आ गया अपना सेड टू की जगह क्या आएगा, ऑर्डर्ड। तो ये तीनों में ऑर्डर्ड आ गया। फिर देखो द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड, और फिर नाउ को किस में चेंज करना है, देन में। नाउ को देन में कहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे देन में आ रहा है। द डे, ये भी गलत है। द आर्मी, ये तो पूरा ही गलत है। तो इस प्रकार नाउ को अमन ने किस में चेंज किया, देन में। तो इस प्रकार अपना जो दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो गया। नाउ को किस में बदलना है, देन में। तो मैंने जो आपको स्लाइडें बताई थी, नाउ को किस में चेंज करते हैं, दिस को किस में चेंज करते हैं, वो वाली आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार आपके ये सही हो जाएंगे। फिर देखो सीता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। तो देखो कैन की जगह क्या आएगा, एक तो कुड, कैन की जगह। देखो अब मैं आपको एकदम शॉर्ट अप्रोच में बताऊंगा, एकदम शॉर्ट तरीके से, कि आपको जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करने हैं। देखो कैन यू गिव मी योर पेन, तो कैन को किस में बदलना है, कुड में। कैन को किस में बदलना है, कुड में। तो देखिए यहाँ चारों ऑप्शन में कुड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। सिंपल सा हो गया सही, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर गिव हर माई पेन, कैन, फिर कुड, यहाँ पे गया। तो ये सब ऑप्शन गलत हो गए। सीधा कैन को किस में बदलना है, कुड में। तो तीसरा ऑप्शन वैसे ही राइट हो गया। फिर अगर जैसे और आपको देखना है तो कैन आ गया। कैन क्या है, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है। मतलब वैसे तो ये मॉडल है कैन, लेकिन मॉडल भी एक तरह से क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को जब अपन आगे लाते हैं तो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। आई बात समझ में। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि सेड टू की जगह क्या आएगा, आस्क्ड, और फिर कंजक्शन किसका आएगा, इफ। और फिर देखो सेकंड पर्सन है यू, सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, एसओएन का फॉर्मूला आपको पता ही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखो सेकंड पर्सन है यू, उसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मी को किस में बदलेंगे, आई में। आई कुड गिव हर माई पेन। अब देखो योर है, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो ये हर माई पेन। ठीक है, आई बात समझ में आपको। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। अब देखो ये जो मॉडल की टैली है वो भी आप एक बार देख लो। कैन को बदलते हैं कुड में, कैन को बदलते हैं कुड में। विल को बदलते हैं वुड में। मे को बदलते हैं माइट में। ठीक है, ये नाइट नहीं है, माइट कर लेना इसको, माइट। मे को बदलते हैं अपन माइट में। ठीक है, सेल को बदलते हैं शुड में, और विल को बदलते हैं अपन वुड में। ठीक है, फिर विल बी को किस में बदलते हैं, वुड बी में, और सेल बी को शुड बी में। इस प्रकार आपको ध्यान देना है। अब देखो ये आ गया नंबर क्वेश्चन, उसमें आया सुनीता सेज आई हैव सीन द फिल्म बिफोर, आई हैव सीन द फिल्म बिफोर। तो देखो ये सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेज आ गया, ये कौन से सेंटेंस, कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट का। किसका, प्रेजेंट का। तो इसका जो इधर वाला जो टेंस है वो बदलेगा नहीं, इधर वाला जो टेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो नहीं बदलेगा। सिर्फ और सिर्फ उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार उसमें अपन इंटरचेंज करेंगे, बाकी टेंस वो का वो रहेगा। तो देखो द सुनीता सेज दैट, तो देखो यहाँ पर सुनीता सेज दैट, देखो ये सेज है यहाँ पे, तो यहाँ पर सेड दैट तो आएगा नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, सेड दैट नहीं आएगा। तो अपना सीधा सा ऑप्शन कौन सा, दूसरा सही हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। जो पिछली जो क्लासें हैं उनको आप एक बार देख के आइए, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मैं क्या करना क्या चाह रहा हूँ। फिर देखो यहाँ पर आई है, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्ट क्या है, सुनीता, सुनीता। तो सुनीता के लिए हम कौन से प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, सी का, सी। अब सी है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का या फिर हैव का।
हैज का प्रयोग होता है अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर जैसे सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, हैज बीन द फिल्म बिफोर, ये हो गया। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो 10वां सवाल है, आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो देखो यहाँ पर WH वाला वर्ड हो गया, तो कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, WH वर्ड का, और सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। तो देखो यहाँ पर आस्क्ड है, यहाँ पर आस्क्ड है, यहाँ पर आस्क्ड है, यहाँ पर आस्क्ड है, चारों ऑप्शन में आस्क्ड है। फिर देखो कंजक्शन क्या लगाना है अपने को, वाई, तो यहाँ पे भी वाई है, वहाँ यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है। तो अब अपने को क्या देखना पड़ेगा इसके अंदर, टेंस। देखो वाई आर यू वर्किंग, मतलब वाई आर यू वर्किंग मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो उसको किस में बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस के कौन सा टेंस, मतलब इसमें अगर पहचान करनी होगी पास्ट कंटिन्यूअस किस में आ रहा है, तो देखो पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज और वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, ING। तो देखो वाज आ गया, और वर्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वर्क प्लस ING। बस सिंपल सा अपना पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ठीक है। अब देखो जब अपने जो एग्जाम के क्वेश्चन का अगर लेवल बढ़ाना हो तो एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको डायरेक्ट सेंटेंस देके इनडायरेक्ट में चेंज करने को कहेगा, मतलब उसका उल्टा बोल देगा। जैसे कि अपन डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर लेवल बढ़ेगा, अगर टफ क्वेश्चन डालेगा तो वो क्या करेगा, इसको उल्टा पूछ लेगा, रिवर्स, जैसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो इस प्रकार ये रिवर्स केस भी आ सकता है, तो इसको भी अपन देखेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आस्क्ड आया है, मतलब जो क्वेश्चन आया, अब जो पीछे वाला जो सेंटेंस आएगा वो आएगा क्वेश्चन मार्क वाला। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क है ये, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन मार्क इसमें, क्वेश्चन मार्क इसमें। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि वुड कब आता है, विल को चेंज करते हैं अपन वुड में, विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में, और सेल को किस में चेंज करते हैं, शुड में। तो इस प्रकार आपको देखना है कि अगर वुड आया है तो जो इधर आएगा वो क्या आएगा, विल आएगा, इधर आएगा किस, क्या आएगा, विल। तो देखो अब यहाँ पर वुड आया है, तो जब इसका जो डायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया, यहाँ पर इनडायरेक्ट दिया हुआ है, उसका डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो वुड आया है तो क्या आएगा डायरेक्ट सेंटेंस में, विल, क्या आएगा, विल। तो यहाँ पर देखो विल किस में आ रहा है, इस चौथे वाले ऑप्शन में, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो गया। एन ओल्ड माउस सेड हु विल हैव बेल द कैट। आगे बात समझ में आपको, आगे चलते। 12वां क्वेश्चन है, द फादर वार्नड हिज सन दैट ही शुड बी बिवेयर ऑफ हिम। देखो अब सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि आपको यहाँ पर वार्नड आ गया तो ये अपने वार्न वगैरह यूज नहीं करना है अपने को, तो क्या आएगा सीधा सैड टू, क्या आएगा सैड टू। तो देखो सैड टू किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। फिर देखो सैड टू हिज सन, ये तो अपने को पता चल जाएगा यहाँ तक देखने के, वार्नड हिज सन, तो सैड टू हिज सन। अब देखो कंजक्शन दैट है, और पीछे का जो सेंटेंस है वो क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो मतलब क्वेश्चन मार्क वगैरह तो आएगा नहीं, एफर्मेटिव का ही प्रयोग करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर पीछे क्या आना चाहिए, जैसे कि बिवेयर ऑफ हिम, शुड बी बिवेयर ऑफ हिम है, मतलब देखो सजेशन का भाव होता है, वहां पर हम कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं, शुड प्लस बी का, जहां पर सजेशन दिया हुआ हो। जैसे अपना कोई एक पिता है, वो उसके बेटे को सलाह दे रहा है कि तुम्हें उस व्यक्ति से सावधान रहना है, तो वो क्या कर रहा है, उसको सलाह देने के लिए हम कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं, शुड बी का। तो इस प्रकार आपको जब ये चीजें पता होगी कि जैसे कि बिवेयर ऑफ हिम, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जैसे बिवेयर मतलब वो उसको ये कह रहा है, उसका जो पिता है वो अपने बेटे से कह रहा है कि उस लड़के से तुम सावधान रहना। तो देखो इसके बाकी के ऑप्शन देखो, वॉच दैट चैप, ये तो हो नहीं सकता। बी केयरफुल अबाउट हिम, देखो केयरफुल का तो यहाँ कुछ दिया हुआ ही नहीं है, केयर के बारे में आया होगा, अगर यहाँ पर कुछ केयर के बारे में दिया हुआ होता तब ना ऑप्शन में आता, पर यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है। फिर डोंट फॉल इनटू द ट्रैप, अब ट्रैप की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही कि, तो सीधा सीधा अपने पास कौन सा आंसर सही हो गया, पहला आंसर, ठीक है। इस प्रकार आपको देखना है।
ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी अपनी जो एमसीक्यू की क्लास थी नरेशन की। आपको दूसरे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, आपको अधिक से अधिक संख्या में क्वेश्चन लगाने हैं, और फिर जो आपके डाउट होते हैं वो आप हमें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। तो आगे जब भी क्लास होगी मैं आपके जो डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार साथियों, मैं कल्याण सिंह राजपुरोहित, स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल परिवार में, जहां पर हम YouTube चैनल पर अपनी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की जो इंग्लिश थी वो पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारा जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका था। YouTube पर सारी की सारी क्लासें अपलोड की जा चुकी है, और उसके जो शॉर्ट नोट्स है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जा चुके। तो अभी अपने जो हमने बताया था जैसे कि आपको कि MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उस MCQ सीरीज के अंदर आपको किस तरीके से क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है प्रीपोजिशन? तो देखो, प्रीपोजिशन के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रीपोजिशन से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और प्रीपोजिशन किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज हम प्रीपोजिशन के वे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आरपीएससी ने पूछ रखे हैं, या फिर जो आरपीएससी के जो एग्जाम के पैटर्न के अनुसार जो दूसरे एग्जामों में या फिर आरपीएससी जो दूसरे एग्जाम करवाती है उनके अंदर प्रीपोजिशन से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है द ट्रेन इज अराइविंग, और फिर खाली जगह है, और फिर लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो देखो, सबसे पहले तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि दो जो सब्जेक्ट होते हैं उनके, या फिर दो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, उनके बीच में रिलेशन बताने के लिए। तो यहाँ पर देखो द ट्रेन और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4, तो देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन का। अब देखो, एट आएगा, या फिर ऑन आएगा, या फिर बिफोर आएगा, या फिर अपॉन आएगा। तो देखो, सबसे पहले अपने को जितने भी प्रीपोजिशन है उनकी हिंदी मीनिंग याद होनी चाहिए, और जो मैंने जो आपको रूल्स बताया कहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, तो उन रूल्स को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ये क्लास देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखो, बिफोर का मतलब हिंदी अनुवाद होता है पहले। बिफोर का हिंदी अनुवाद होता है पहले, मतलब किसी टाइम पीरियड से कुछ समय पहले, या फिर किसी के सामने, तो वो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? बिफोर का। तो बिफोर के यूज़ मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं, तो वहाँ पे आप क्लास में जाके आप उसको एक बार देख लेना। ठीक है। अपॉन का अर्थ होता है, जैसे कि ये कोई एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ये एक टेबल है और ये एक दूसरी टेबल है। ठीक है। फिर यहाँ पर एक बिल्ली बैठी थी, ठीक है, वो बिल्ली यहाँ से यहाँ तक जंप करती है और इसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, यहाँ से जंप करके कहाँ पर आती है? इसके ऊपर। तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? अपॉन का। फिर ऐसे कैसे, मैंने आपको इनटू का भी बताया था, जैसे कि ये एक कुआं है, इस कुएं के ऊपर एक आदमी खड़ा है जो यहाँ से कूद के इस जो कुएं के अंदर गिर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखो, यहाँ से कूद के ये इसके ऊपर आया, और यहाँ से कूद के ये इसके अंदर गया। तो इस प्रकार यहाँ पर ये इसके अंदर आया, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। और ये इसके ऊपर आया, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑन टू या फिर अपॉन का। किसका प्रयोग करेंगे? अपॉन का। फिर देखो, ऑन कब आता है? देखो, जब दो चीजें ऑब्जेक्ट होती है, जैसे कि ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, ये बॉल रखी हुई है, तो ये जो बॉल की जो सरफेस है वो इस टेबल को टच कर रही है। आप सब जानते ही है कि ये जो बॉल है वो इस टेबल की सरफेस को टच कर रही है। तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। फिर देखो, एट का प्रयोग कब होगा? एट का प्रयोग होता है किसी स्पेसिफिक जगह या स्थान को दिखाने के लिए, कि जैसे आई एम स्टैंडिंग एट माई होम। आई एम स्टैंडिंग एट माई होम मतलब मैं अपने घर पे खड़ा हूँ, मतलब मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूँ, या फिर आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार आप अपनी एक पर्टिकुलर लोकेशन को दर्शाने के लिए, एकदम निश्चित स्थान दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? निश्चित स्थान दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एट का। निश्चित स्थान दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एट का। तो देखिए आपको कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 4, तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 क्या हो गया? एक निश्चित स्थान हो गया। और ट्रेन जो आती है वो कहाँ पर आती है? प्लेटफॉर्म नंबर 4, मतलब एक निश्चित स्थान है प्लेटफॉर्म नंबर 4, वहां पर क्या आएगी? ट्रेन। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का। देखो, बाकी चारों ऑप्शन देखने, ऑन तो आ नहीं सकता, देखो प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आती नहीं है ट्रेन, फिर प्लेटफॉर्म के बिफोर मतलब प्लेटफॉर्म के पहले तो आती नहीं है, फिर प्लेटफॉर्म के अपॉन मतलब क्या ट्रेन जंप लगाती है क्या प्लेटफॉर्म के ऊपर? ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर जो अपना जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? एट।
आई बात समझ में आपको? तो इस प्रकार आपको चारों ऑप्शन देख के उसमें से एक ऑप्शन सही टिक लगाना है। और ये चीज़ आपको कब आएगी? जब आपने पिछले जो ग्रामर के जो रूल्स है वो आपने ढंग से पढ़े होंगे। फिर देखो दूसरा है, मैंने आपको बताया था जब मैंने प्रीपोजिशन की क्लास ली थी तो उसके अंदर मैंने अक्रॉस, विद इन, इन या फिर फ्रॉम, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी आपको, इनके रूल्स और इनके जो यूज़ होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो वो चीज़ें दर्शाने के लिए आपको देखो इसके जो चार ऑप्शन है उनके जो प्रीपोजिशन है उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले इसका मीनिंग समझो कि स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड। इरेडिकेट का मतलब होता है समाप्त करना या फिर समाप्त हो जाना, समाप्त करना या फिर समाप्त हो जाना, समाप्त करना या फिर समाप्त हो जाना, इरेडिकेटेड। अब देखो पीछे क्या आया? इंडिया। देखो अब जैसे कोई बीमारी है, वो जैसे कि कोविड-19 महामारी फैली थी भारत में, तो हम जैसे किसी को बताते हैं कि जैसे जब कोविड-19 की जब वैक्सीन आई थी तो उसने कोविड-19 को भारत से खत्म कर दिया। क्या बोलते हैं अपन? भारत से खत्म कर दिया। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ से के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैसे कि इन का अंदर मतलब होता है अंदर, इन का मतलब होता है अंदर, फ्रॉम का मतलब होता है से, विद इन का मतलब भी होता है अंदर, लेकिन निश्चित सीमा के अंदर, इसके अंदर निश्चित सीमा के अंदर। फिर आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी एक स्थान से बाहर, किसी एक स्थान से बाहर। तो देखो जब इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि कोविड-19 को भारत से समाप्त किया गया, या फिर स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, मतलब जो स्मॉल पॉक्स है वो भारत से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, भारत से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर से के सेंस में कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? फ्रॉम का। किसका प्रयोग किया जाएगा? फ्रॉम का। तो यहाँ पर अपना दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आप लोगों को देखना है कि हिंदी मीनिंग क्या होती है और उस हिंदी मीनिंग के अनुसार अपने को प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर दूसरा आया, अब देखो यहाँ पर अपने ये जो सेंटेंस है इसमें आया यू मस्ट अपोलोजाइज, यू मस्ट अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना। क्या मतलब होता है? क्षमा मांगना। अब देखो एक बात समझनी है अपने को कि हम क्षमा किससे मांगते हैं, मतलब कोई एक व्यक्ति होगा उससे ही क्षमा मांगेंगे, तो उसके संदर्भ में हम किसका प्रयोग करेंगे? देखो हम व्यक्ति के साथ तो क्षमा नहीं मांग सकते। देखो विद का मतलब होता है साथ, ऑफ का मतलब होता है का, और फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, और टू का मतलब होता है से, टू का मतलब होता है से, टू का मतलब होता है से। मतलब जैसे कि हम किसी से क्षमा याचना करते हैं, मतलब किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, हम हाथ जोड़ के उसको सॉरी बोलते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति से क्षमा याचना कर रहे हैं। तो से के संदर्भ में हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? टू का। और अगर यहीं पर साथ मतलब उसकी, जैसे कि मैं दो लोगों को साथ लेके गया और फिर मैंने तीसरा आदमी से सॉरी बोला, तो उस साथ के संदर्भ में तो किसका प्रयोग करेंगे? विद का। लेकिन अगर हम उस आदमी से क्षमा याचना करने जा रहे हैं और दो ही लोग हैं, एक जो जिससे जो क्षमा मांगने जा रहा है, एक ये व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। अब ये इसको बोलता है सॉरी, जैसे कि ये राम है और ये है श्याम, तो हम क्या बोलेंगे कि राम ने श्याम से सॉरी बोला, तो उसके संदर्भ में हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि राम सेड सॉरी टू श्याम, राम सेड सॉरी टू श्याम। तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया हमने। तो इस प्रकार आपको देखना है कि इस जो चार ऑप्शन है उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? दूसरे नंबर का, ठीक है। टू का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब देखो चौथा सवाल है, ही इज अ डिसेंडेंट, और फिर खाली जगह है द मुगल रॉयल्टी, मतलब मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। मुगल रॉयल्टी का मतलब क्या होता है हिंदी में? मुगल साम्राज्य। और डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। क्या होता है मतलब इसका? वंशज। अब देखो इसका, देखो इनके जो प्रीपोजिशन है, इनकी जो हिंदी मीनिंग है वो देखो, ऑफ मतलब का, फ्रॉम मतलब से,
अलग होने के संदर्भ में, से अलग होने के संदर्भ में। इन का मतलब होता है अंदर, फॉर का मतलब होता है के लिए। तो देखो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठ रहा है वो देखिए कि देखो ही इज अ डिसेंडेंट और फिर खाली जगह द मुगल रॉयल्टी। तो देखो किसी भी जो वंशज होता है वो क्या क्या बोलते हैं अपन, जैसे कि अकबर मुगल वंश का शासक था, अकबर मुगल वंश का क्या था, शासक था। तो हमने किसका प्रयोग किया, का। और का के संदर्भ में हम कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं, हमेशा और हमेशा ऑफ का। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल बेसिक जानकारी के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। आपको जो शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं उन नोट्स के माध्यम से आपको इनको पढ़ना है और आपको इनका जो हिंदी मीनिंग है या फिर इनका जो यूज है वो देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो आ गया डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भेदभाव। भेदभाव और फिर खाली जगह ये एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। अवॉइडेड मतलब त्याग किया जाना, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किसी भी रूप में होगा तो उसका हम क्या करेंगे, त्याग करेंगे। इसका जो हिंदी मीनिंग है ये हो गया। अब देखो डिस्क्रिमिनेशन, अब देखो ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, बाय का मतलब होता है से या के द्वारा, फ्रॉम मतलब एक चीज से दूसरी चीज में अलग होने के सेंस में, और इनका मतलब होता है अंदर। जैसे कि ये ग्लास है और इस ग्लास के अंदर क्या है, पानी, तो हम क्या बोलते हैं, देयर इज वाटर इन द ग्लास, मतलब ये एक पात्र है और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। तो यहां पर हमने कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, इन का। अब देखो जैसे कि ये एक पेड़ है, ठीक है, ये है मान लो आम का पेड़, इसके ऊपर लगा हुआ है आम, ठीक है, ये टूट के नीचे गिर गया। तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, द मैंगो फॉल फ्रॉम द ट्री, मतलब जो मैंगो है, जो आम है, वो उस ट्री से अलग हो गया, मतलब पहले ये यहाँ पे था, यहाँ से टूट के कहाँ आ गया, जमीन पे। तो इस प्रकार हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। अब इन का प्रयोग मैंने आपको बता ही दिया। बाई, देखो बाई अपन ने पैसिव वॉइस पढ़े थे तो हमने बोला था कि बाई हिम, बाई हर, या फिर बाई देम, या फिर बाई राम, बाई श्याम, ऐसे हमने बाई का प्रयोग पढ़ा था कि उसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, ऑफ का, कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड, मतलब डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम क्या करेंगे, त्याग करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑफ। डिस्क्रिमिनेशन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। अब देखो, अब ये आ गया आई कैन कोप, फिर खाली जगह और फिर एनी प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को अपन लास्ट में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, पुट अ ब्लैंकेट, फिर खाली जगह द बेबी। अब देखो ओवर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि ये एक घर है, घर नहीं मान के इसको एक जैसे कि बॉक्स मान लो, पेटी। अब इस पेटी के ऊपर मैंने एक कपड़ा ढक दिया ऐसे, ठीक है, ये कपड़ा डाल दिया, तो ये कपड़ा इस पूरी की पूरी जो अटैची है या फिर ये जो बॉक्स है उसको पूरी तरीके से कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो कवर करने के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। जैसे कि कोई एक जैसे अपने गाड़ी होती है, 4 व्हीलर होती है, उसको ढकने के लिए हम कार का जो वो आता है, एक कपड़ा आता है, उससे उसको ढकते हैं। तो वो जो कपड़ा होता है वो क्या करता है, उस पूरी जो कार है उसको अच्छे से कवर करता है। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का, कि द शेड इज ओवर द बॉक्स, द शेड इज ओवर द बॉक्स। तो इस प्रकार हम ओवर का प्रयोग करेंगे। फिर ऑन, ऑन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि ये टेबल है, यहाँ पर एक बॉल पड़ी है और ये इसके दोनों के सरफेस को टच कर रही है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर।
ठीक है, अबाउट के बारे में, और एट आपको पता ही है स्पेसिफिक लोकेशन बताने में। स्पेसिफिक क्या, लोकेशन बताने में। तो अब देखो कि यहाँ पर इसका जो हिंदी मीनिंग निकालते हैं वो क्या आता है कि पुट अ ब्लैंकेट खाली जगह द बेबी। अब देखो कोई भी बच्चा होगा, बच्चे के अपन देखो क्या करेंगे, बच्चे के ऊपर तो उसके ब्लैंकेट रख नहीं सकते, इतना भारी जो ब्लैंकेट होगा उसको बच्चे के ऊपर तो रखेंगे नहीं। तो बच्चे को क्या करेंगे, अपन पूरा एक तरीके से उसको कवर करेंगे। और कवर करने के लिए मैंने आपको कौन सा प्रीपोजिशन बताया, ओवर वाला। कौन सा बताया, ओवर वाला। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ओवर का। अब देखो ये जो 8वां सवाल है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि इसका आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ कि माय फादर लिव्स, फिर खाली जगह है, फिर दिल्ली है। देखो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि इन का प्रयोग कहाँ होता है, इन मतलब होता है अंदर, अंदर या फिर स्थान में दर्शाने हेतु। जैसे कि वो कुएं में गिर गया, ठीक है, तो ही फॉल इनटू वेल, या फिर वह कुएं के अंदर बैठा है तो ही इज सिटिंग इन द वेल, ठीक है। तो यहाँ पर इन का प्रयोग होगा। फिर एट का प्रयोग कहाँ होता है, स्पेसिफिक लोकेशन दर्शाने में। अब स्पेसिफिक लोकेशन कैसे हो गई, जैसे कि प्लेटफॉर्म नंबर 5, तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 क्या है, एक स्पेसिफिक जगह है, मतलब ट्रेन आएगी वो कहाँ पे आएगी, इस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और इनसाइड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये हो गया कुआं, इस कुएं के अंदर में जैसे कि यहाँ मछलियां घूम रही है, ठीक है, तो द फिश आर इनसाइड द वेल, ईज कर देना इसको। द फिश इज इनसाइड द वेल। तो इनसाइड का मतलब क्या हो गया कि उस कुएं के अंदर। इनसाइड का मतलब क्या हो गया हिंदी में, अंदर। ऑन का मतलब होता है ऊपर। अब देखो कि उसका हिंदी, इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। माई फादर लिव्स खाली जगह दिल्ली, मतलब मेरे पिताजी है वो दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में रहते हैं तो इसके सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, इनसाइड का प्रयोग करेंगे, या फिर ऑन का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। मैंने जो आपको जो नोट्स दिए उसके अंदर भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है, तो जिसने नोट्स पढ़े होंगे ढंग से उसको ये आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 9वां सवाल है, उसके अंदर क्या है, नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट, फिर हर हस्बैंड, डिस्क्लोज द फैक्ट, फिर खाली जगह हर हस्बैंड। देखो अब देखो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि नैना ने अपना जो फैक्ट है, नैना ने अपना जो तथ्य है, तथ्य वो अपने पति से उजागर नहीं किया। इसका हिंदी मीनिंग ये हुई है कि नैना ने अपने पति से उस तथ्य का उजागर नहीं किया। तो देखो टू का मतलब होता है से, बिफोर का मतलब होता है पहले, से और गतिशील। फ्रॉम का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एक पेड़ से कोई आम गिरता है तो द फ्रूट फॉल फ्रॉम द ट्री, द फ्रूट फॉल फ्रॉम द ट्री, मतलब वो पेड़ से अलग होके कहाँ गिर गया, जमीन में। तो वहां उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। अब ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो अब देखो यहाँ इनमें से सबसे जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो क्या हो सकता है। देखो नैना ने अपने हस्बैंड से वो जो फैक्ट है वो डिस्क्लोज नहीं किया, मतलब अपने जो तथ्य है उसको अपने हस्बैंड को नहीं बताया, तो अपने हस्बैंड से नहीं बताया। तो टू आएगा यहाँ पर, सीधी सी बात है कि हस्बैंड से, तो से के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। देखो आपको साथ साथ में इसकी मीनिंग भी समझते हुए जाना है, तभी आप अपने
जो इसके जो आंसर है उसको कम टाइम में आप कैलकुलेट कर सकते हो और बहुत ही मिनिमम जानकारी के साथ। ज़्यादा आपको रूल्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको उनके कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं वो आपको चीज़ें वैसे भी मैंने नोट्स में प्रोवाइड करवा रखी है, क्लास में भी बताया, तो आप उनको एक बार रिवाइज करिएगा तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। फिर देखिए देयर इज अ ब्रिज, फिर खाली जगह द रिवर। देखो मैंने आपको बताया था जैसे कि ये एक नदी है, ठीक है, इस नदी के ऊपर ऊपर, ठीक है, क्या बना होता है? ब्रिज। क्या ये ब्रिज इस नदी को टच करता है? क्या नहीं करता। तो जो टच करता है वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? टच करता है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑन का। डाउन यानी नीचे। अब नदी से नीचे तो पुल बनाएंगे नहीं। एक्रॉस, देखो एक्रॉस कब होता है और ओवर कब होता है, ये चीजें अपने दोनों को समझनी है, ठीक है। तो इसको मैं एक अलग स्लाइड लेके आपको समझाता हूं। जैसे कि एक नदी है, देखिए ये एक नदी है, ठीक है। अब इसका ये एक किनारा है, इसका ये एक किनारा है, यहां से एक आदमी तैरता हुआ जाता है यहां तक, ठीक है, और ये बॉय है मान लो, ठीक है। तो क्या बोलूंगा मैं? द बॉय स्विम अक्रॉस द रिवर, द बॉय स्विम अक्रॉस द रिवर। लेकिन इसी के स्थान पे अगर यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, मान लो ये ब्रिज बना हुआ है ऐसे, ठीक है, तो क्या ये ब्रिज इस नदी के पानी को टच करता है? क्या नहीं करता है। तो द ब्रिज इज ओवर द रिवर, मतलब जो ब्रिज है वो नदी के क्या है? ऊपर है, लेकिन उसको टच नहीं करता है। तो देखो अगर टच करता है, जैसे कि अगर उसको टच करता होता तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब वो टेबल और बुक के बीच में क्या बन रहा है? संपर्क। लेकिन यहाँ पर जो पुल है उसका और नदी का कोई भी संपर्क नहीं है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का। किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का। आगे चलते हैं। यहां पर देखो तो किसका प्रयोग होगा? देयर इज अ ब्रिज दे रखा है तो किसका प्रयोग होगा? एक्रॉस का तो होगा नहीं। एक्रॉस का प्रयोग कब होता है? देखो एक्रॉस का प्रयोग तो कब होता है? जब वो तैर के इस छोर से उस छोर जाता है, मतलब एक किनारे से कहां जाता है? दूसरे किनारे। तब किसका प्रयोग होता है? एक्रॉस का। लेकिन यहाँ पर क्या है? द ब्रिज इज ओवर द रिवर, मतलब वो जो ब्रिज है वो कहाँ है? ओवर द रिवर, मतलब उस नदी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का। फिर देखो ही ट्रेवल्ड ऑल द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 10 ईयर ओल्ड, मतलब सॉरी इसको 10 की जगह 20 ईयर ओल्ड कर दो, ठीक है। ही ट्रेवल्ड ऑल खाली जगह द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 20 ईयर ओल्ड, मतलब जब वो 20 वर्ष का था तो उसने पूरी संसार को भ्रमण कर लिया या फिर पूरे संसार का भ्रमण कर लिया था। तो ठीक है, यहाँ पर ट्रेवल्ड है तो कौन सा पास्ट टेंस है? तो था आएगा, ठीक है, कि उसने अपने पूरे संसार का जो भ्रमण है वो 20 साल की एज में ही कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन का मतलब क्या होता है? मैं, ओवर, फिर विद का मतलब होता है के साथ, ऑफ का मतलब होता है से अलग होने के संदर्भ में। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग हो जाती है, जैसे कि आई कट ऑफ माई हैंड, मतलब अगर मैं अपने हाथ काट देता हूं तो ये हाथ यहाँ से अलग हो जाएगा, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। फिर के साथ साथ, मतलब जैसे हम दो लोग कहीं पे गए तो मैं क्या बोला कि आई वेंट विद माई ब्रदर, मतलब मैं अपने भाई के साथ कहीं गया, तो साथ के सेंस में किसका प्रयोग करेंगे? विद का। फिर ओवर का प्रयोग मैंने बता दिया। ओवर का प्रयोग कहाँ का होता है? देखो ओवर की जब मैंने आपको बताई थी तो अब मैंने आपको एक बताया था कि जब महामारी किसी पूरे देश में फैल जाती है या फिर
कोई ऐसी चीज जो पूरे विश्व में व्याप्त हो, तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस व्यक्ति ने पूरे विश्व में भ्रमण किया। मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है वो पूरे संसार में गया, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड का क्या आएगा इसमें, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे विश्व को दर्शाने के लिए हम कौन से प्रयोग का, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। देखो, अ वाइज मैन प्रॉफिट्स, फिर खाली जगह है द मिस्टेक ऑफ अदर्स, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि दूसरों की गलतियों से अपना जो प्रॉफिट है वो निकालता है, मतलब दूसरे लोग जो गलती करते हैं उनसे वो सीख लेता है। ठीक है, तो ये उसका हिंदी अनुवाद हो गया। तो अब देखो, थ्रू का मतलब होता है, जैसे कि एक पाइप हो गई, अब कोई व्यक्ति यहां से चल के इस छोर तक आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, द मैन वेंट थ्रू द पाइप, मतलब ये जो आदमी है वो इस पाइप के थ्रू गया, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो चलता हुआ गया। ठीक है, फिर फ्रॉम का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे वो मैंगो पेड़ होता है वहां से वो आम गिरता है, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। फिर टू से के संदर्भ में, विद का मतलब होता है साथ के संदर्भ में, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अब बताइए मेरे को कि अ वाइज मैन प्रॉफिट्स, खाली जगह मिस्टेक ऑफ अदर्स, मतलब देखो अब क्या करता है कि कोई भी एक वाइज मैन होता है, मतलब बुद्धिमान आदमी होता है, वो क्या करता है, दूसरों की जो गलतियां होती है उनसे सीखता है, तो से के संदर्भ में क्या आएगा, टू। अ वाइज मैन प्रॉफिट्स टू, नहीं सॉरी, यहाँ पर टू नहीं आएगा, एक बार वापस देख लेना, फ्रॉम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम, फ्रॉम से आएगा से, मतलब देखो ये इनकी गलतियां है, ये किसकी गलतियां है, दूसरे लोगों की। अब इन दूसरे लोगों की गलतियों से क्या कर रहा है, ये सीख रहा है। मतलब ये इनके लोगों की जो गलतियां थी, जो दूसरे लोगों की जो गलतियां थी, उन गलतियों से कौन सीख रहा है, ये वाला जो वाइज मैन है वो। तो इस प्रकार हमने को ये देखना है कि इनकी जो गलतियां थी वहां से अलग क्या हुई, इसकी एक सीख। तो मतलब यहां से ये आया, तो इसके संदर्भ में हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का, क्योंकि जो वाइज मैन क्या करता है कि दूसरों की गलतियों से सीखता है, दूसरों की गलतियों से क्या करता है, सीखता है, मतलब दूसरे लोग जो मिस्टेक करते हैं उनसे जो वाइज मैन होता है वो अपनी जो सीख लेता है और अपनी गलतियों में सुधार करता है, भविष्य में वो फिर ऐसी गलतियां नहीं करता है। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन है कि ही इज एडिक्टेड, फिर खाली जगह स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड खाली जगह स्मोकिंग। देखो अब टू आएगा, विद आएगा, ऑन आएगा या फिर फोर। फोर का मतलब होता है के लिए, ठीक है, ऑन आएगा मतलब ऊपर, विद का होता है साथ, और टू का होता है से। टू का मतलब होता है से, मतलब वह स्मोकिंग से एडिक्टेड है, मतलब वो क्या करता है, उसको धूम्रपान करने की आदत से क्या है, वो एडिक्टेड है। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। ही इज एडिक्टेड टू क्या है, स्मोकिंग, मतलब उसे नशा करने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है। तो यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, टू का। अब देखो एग्रीड आ गया। देखो ये मैंने फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आपको पहले ही बताया था कि एग्रीड के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, एग्रीड, टू आएगा, विद आएगा, फोर आएगा या फिर ऑन आएगा। देखो ऑन तो आएगा नहीं, एग्रीड ऑन तो नहीं आएगा, फिर फोर आएगा, ये भी नहीं आएगा, फिर या तो विद आएगा या फिर टू आएगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा आएगा कि एग्रीड टू माई प्रपोजल आएगा या फिर एग्रीड विद माई प्रपोजल। देखो हम किसी भी जो प्रपोजल होता है उसके साथ एग्री करते हैं, मतलब जैसे कि मैं आपको प्रपोजल दूं कि आपको फर्स्ट ग्रेड की अच्छी तैयारी करनी है और इतने जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि आप मेरे जो प्रपोजल है उसके साथ एग्री करें। तो साथ के संदर्भ में मैंने आपको पहले ही बताया किसका प्रयोग करेंगे, विद का, एग्रीड विद माई प्रपोजल, एग्रीड विद माई प्रपोजल। फिर 15वां क्वेश्चन है
वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, खाली जगह अवर हॉलीडेज। देखो ऑन तो होगा नहीं, ऑन का मतलब होता है ऊपर, इन का प्रयोग भी नहीं होगा, ड्यूरिंग का प्रयोग हो सकता है, एट का प्रयोग भी नहीं होगा। तो देखो अब इसमें से अपने को समझना है कि किसका प्रयोग होगा। देखो इन का प्रयोग कब होता है, जब जैसे कि कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ और इसके अंदर जैसे कि इन 2006, इन 2004, और जैसे कि एक ड्यूरेशन होती है, जैसे कि हॉलीडेज की एक ड्यूरेशन हो गई, मतलब एक टाइम पीरियड हो गया जिसके अंदर अपन हॉलीडेज मनाते हैं, जैसे कि सोमवार से लेके ट्यूसडे तक, तो ये हो गया ड्यूरेशन। तो उस ड्यूरेशन के दौरान वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब उस ड्यूरेशन के दौरान, तो उसके संदर्भ में हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ड्यूरिंग का। किसका प्रयोग करेंगे, ड्यूरिंग का। मतलब कि जो अपने जो छुट्टियां थी उसके दौरान हमने बहुत सारे लोगों को मिला। फिर देखो 16वां क्वेश्चन है, अ न्यू मिनिस्टर हैज टेकन, फिर आफ्टर द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के बाद एक नए मंत्री ने क्या किया, सारा कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। तो देखो टू तो आएगा नहीं, ओवर आएगा, ऑफ नहीं आएगा और डाउन नहीं आएगा। अब देखो ओवर क्यों आएगा, क्योंकि जो नया मंत्री बना उसने सारी की सारी जो न्याय व्यवस्था थी या फिर सारी की सारी जो विधायी शक्तियां थी उनको अपने हाथों में ले लिया। तो उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, टेकन ओवर। टेकन के साथ हमेशा क्या आता है, ओवर आता है। टेकन ओवर मतलब उसने सारी की सारी जो शक्तियां थी उनको अपने हाथों में ले लिया, तो वहां पर हमने किसका प्रयोग किया, ओवर का। अब देखो द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि ये आदमी यहाँ खड़ा है, ये एक नदी है, यहाँ एक आदमी खड़ा है इसके किनारे पर, और फिर जैसे ही इसने किसी को डूबता हुआ देखा ये अंदर गिर गया, मतलब उसे बचाने के लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस स्थान से इस स्थान में परिवर्तन लाया और वो नदी के अंदर आ गया। तो इन तो आएगा नहीं, इनटू आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कोई इंसान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर जाता है, जैसे कि ये कुएं के, ये मान लो कुआं है और कुएं के ऊपर एक आदमी खड़ा है, फिर वो वहाँ यहाँ से कूद जाता है कुएं के अंदर, तो यहाँ पर हम इसकी स्थिति में परिवर्तन दर्शा रहे हैं, मतलब ये यहाँ था और फिर यहाँ से क्या आया, इसके अंदर। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। मतलब वो वहां से कूद के किसके अंदर गया, उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन आया, वो ऊपर खड़ा था, ऊपर से कहाँ आ गया, इनटू, ठीक है, मतलब उस कुएं के अंदर गिर गया। अब देखो ये जो फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन आए हुए वो देख लेते हैं अपन, कि यू डोंट नीड टू गेट अपसेट। अब देखो अबाउट आएगा, ऑफ आएगा या फिर फॉर आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर अपने जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर बताना है। देखो आपको सबको पता है कि यू डोंट नीड टू गेट अपसेट। अब अपसेट के साथ मैंने आपको बताया कि किसका प्रयोग होगा। अपसेट हम किसके बारे में होते हैं, मतलब किसी चीज से रिलेटेड होते हैं तभी अपन अपसेट होते हैं। तो वहां पर कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है वो आप नोट्स में आप एक बार देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपसेट के साथ कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन टोटल होमवर्क के लिए दिए, तो ये आपको करना है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अवर फ्लैग इज, फिर आएगी खाली जगह द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। मतलब अपना जो फ्लैग है, अपने जो झंडा है वो इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे लगा हुआ है। तो देखो अब झंडा कहाँ लगाते हैं अपन, जैसे कि ये मान लो एक घर है, ये घर है, ठीक है, इसका ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ये झंडा। तो झंडा कहाँ लगा है, इस घर के ऊपर। कहाँ लगा हुआ है, ऊपर। तो अब देखो कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ ऊपर के संदर्भ में किया जाता है। देखो घर के अंदर तो झंडा लगाते नहीं है, घर के द्वारा झंडा लगाते हैं, ऐसा तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। अब घर के बाहर ये भी गलत है, और घर के ऊपर ये सबसे सही आंसर इसका सटीक बैठ रहा है। तो इस प्रकार हम किसका प्रयोग करेंगे, अवर फ्लैग इज ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। मतलब अपना जो झंडा लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है, उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर, ठीक है, उसके ऊपर, दूसरे फ्लोर के ऊपर क्या लगा हुआ है, अपने देश का झंडा। फिर देखिए ये क्वेश्चन है तीसरा, ही हिंटेड। अब देखो हिंटेड के साथ मैंने आपको फिक्स प्रीपोजिशन की एक जो बताया था, उसके अंदर हिंटेड के साथ क्या आता है, ऑफ। हिंटेड के साथ किसका प्रयोग करते हैं अपन, ऑफ का। क्योंकि देखो हिंट किसके बारे में करते हैं, देखो सबसे पहले अपन क्या बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको हिंट दी कि आपको ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने आपको उसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कहा
कि ये जो सम लॉस ऑफ ट्रेजर है, मतलब उसने ये इशारा करते हुए बताया कि जो खजाने के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी तरफ इशारा किया, तो उसकी तरफ के सेंस में किसका आएगा, ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। फॉर का मतलब होता है के लिए, और विद का मतलब होता है के साथ, और एट का मतलब तो आपको पता ही है, स्पेसिफिक जगह। विशिष्ट समय, स्थान, आदि दर्शाने हेतु। तो यहाँ विशिष्ट के संदर्भ में हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का। तो इस प्रकार आपको देखना है कि हिंटेड ऑफ। आई बात समझ में। अब देखो, दर बताने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का। दर बताने के लिए आर्टिकल क्या आता है, ए, कि द एग सोल्ड एट 1000 रुपीज किलो, द एग्स आर बीइंग सोल्ड एट 1000 रुपीज किलो। तो आएगा वहां आर्टिकल। दर बताने के लिए तो किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का, ए का, ए आर्टिकल, ए या फिर ए एन का। तो रेट बताने के लिए तो अपन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो अंडे हैं वो किसके हिसाब से बेचे जा रहे हैं, दर्जन के हिसाब से। किसके हिसाब से, दर्जन के हिसाब से। तो के हिसाब से के अर्थ में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में अपने को देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सटीक बैठ रहा है। तो इन तो आएगा नहीं, इन का मतलब होता है अंदर, के द्वारा, से। अब देखो, अंडे हैं वो दर्जन के हिसाब से बेचे जा रहे हैं, मतलब दर्जन के द्वारा, मतलब दर्जन के संदर्भ में। ऐसा बोल रहे हैं अपन कि दर्जन के भाव में या फिर दर्जन के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। तो के हिसाब से के संदर्भ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, बाई। द एग्स आर सोल्ड बाई द डजन, मतलब सोल्ड बाई द डजन। ठीक है, तो इस प्रकार अपन बाई का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहां पर रीजन बताना है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। रीजन ऑफ इज एब्सेंस, मतलब ऑन तो होगा नहीं, ऊपर तो बताएंगे नहीं। फॉर के लिए, तो के लिए का प्रयोग यहां सटीक बैठ नहीं रहा है। विद का मतलब होता है के साथ, तो के साथ का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑफ। ठीक है, तो अपने को ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी जो आरपीएससी की जो पीवाईक्यू की जो सीरीज थी, अपनी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे अपन प्रीपोजिशन की, उसकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें अपन दूसरे टॉपिक के जो एमसीक्यू है वो अपन आपको करवाएंगे। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने के लिए कहा है, उसका आप आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे दे दीजिएगा, मैं वो चेक कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं कल्याण सिंह राजपुरोहित। स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम इंग्लिश की जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जो इंग्लिश थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और अपनी जो सिलेबस थी वो कंप्लीट हो चुका था, सारा का सारा सिलेबस हमने पहले ही पढ़ लिया है। और आपको जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवा दिए थे। फिर हमने आपको जब भी क्लास हुई थी तो हमने कहा था कि आपको अलग से एमसीक्यू करवाए जाएंगे। तो उसी एमसीक्यू सीरीज के क्रम में आज हम करने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक, वॉइस। कौन सा करेंगे, वॉइस। तो देखो, सबसे पहले अपने को, जब आप ये एमसीक्यू की क्लास देख रहे हो उससे पहले आपको ये चीज़ कर लेनी कि आपको एक तो टेंस की क्लास पूरी देख लेनी है कंप्लीटली, और एक जो मैंने वॉइस की जो क्लास ले रखी है, 3-4 क्लासों में वॉइस करवाया है और 3-4 क्लास में टेंस करवाया है। तो उन क्लासों को आप एक बार देख के आओ तो आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं आज अपना जो टॉपिक है वॉइस के एमसीक्यू का, उसके बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले वॉइस के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार आता है। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि आई ईट ब्रेड। पहला क्वेश्चन क्या है, आई ईट ब्रेड। तो देखो इसमें मैंने कितना सा क्वेश्चन डाला है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब से रिलेटेड डाला है। क्या डाला है, वर्ब से। देखो वॉइस की जब आप क्लास देखोगे तो मैंने आपको बताया था वॉइस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म आती है वो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म।
वॉइस के अंदर वर्ड की कौन सी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो देखो सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनती है। वर्ब की फॉर्म्स मैंने आपको जब वॉइस करवाए थे तो उसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म किस प्रकार होती है। जैसे कि ईट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जैसे कि जब वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पूछा था कि जब अपन इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो इसकी वर्ब है उसके अंदर किस प्रकार चेंज होगा। तो देखिए सबसे पहले ब्रेड, आई ईट ब्रेड। अब इसकी जो वर्ब है वो कौन सी है? ईट। अब ईट की अपने को कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसके जो चारों ऑप्शन है उसके अंदर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो किस में ऑप्शन में आ रही है। तो देखो एक तो इसके अंदर आ रही है, एक इसके अंदर आ रही है और एक इसके अंदर आ रही है। ठीक है, ईज ईटिंग ये पॉसिबल नहीं है। वॉइस के अंदर जब अपन पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर ईटन आ रही है, ये थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है। अब देखिए आई ईट ब्रेड, आई ईट ब्रेड ये कौन से टेंस का वाक्य है? तो ये वाक्य है अपना प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो अपन क्या करते हैं? एक तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो देखिए दोस्तों ये अगर प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, इसका जब अपन वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज एम और आर। तो इज एम आर आएगी। तो देखिए इसमें इज एम आर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? देखो यहाँ पे तो वाज आ रहा है, ये ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन तो चले गए। फिर कौन सा बचा? एक तो इज आ गया, फिर आर आ गया, इज आ गया और आर आ गया। तो अब बताइए कि इज आएगा या फिर यहाँ पे आर आएगा। देखो आई ईट ब्रेड, तो इसका जब हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन? देखिए अलग से स्लाइड लेके मैं बताता हूं आपको। ये है सेंटेंस आई ईट ब्रेड। देखो इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हो गया इसका आई, ईट क्या हो गई इसकी? मेन वर्ब, फिर ब्रेड क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। तो जब मैंने वॉइस पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ब्रेड, और इसका सब्जेक्ट है जैसे कि आई, तो आई को अपन किस में चेंज करेंगे? बाय मी में। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सब्जेक्टिव केस को जब ऑब्जेक्टिव केस में आई से बनता है मी, ही से बनता है हिम, सी होता है तो वहाँ बनता है हर, दे से बनता है देम। ये मैंने आपको पहले ही वॉइस में करवा चुका हूँ, इसलिए आपको अभी मैं वापस नहीं बताऊंगा, लेकिन जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार ये चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें तो हो गई, बाई मी आ गया, ब्रेड आ गया। अब देखिए ये ब्रेड हो गई, ब्रेड कैसी नाउन हो गई? सिंगुलर। ब्रेड कैसी हो गई? ब्रेड हो गई सिंगुलर। तो अब देखिए मेरे को ये बात बताइए कि जब ये पास्ट प्रेजेंट सिंपल का टेंस था, इसका जब अपन ने वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन किया तो इज एम आर मैंने बताइए हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आर और एम। तो बताइए मेरे को कि जब ये ब्रेड सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, आर आएगा या फिर एम आएगा? देखो एम आता है आई के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट होता है वहां पर, और इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ब्रेड अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे अपन? ब्रेड के साथ क्या आएगा? इज। ब्रेड के साथ क्या आएगा? इज। यहां पे आ गया इज, इज आ गया। फिर ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ईट, एट और ईटन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे अपन। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अपन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? हमेशा थर्ड फॉर्म। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ईटन और बाई मी आ गया। तो देखिए अपने कौन से ऑप्शन में ऐसा दे रखा है?
इज ईटन कौन सा ऑप्शन है? पहला। इज ईटन कौन सा ऑप्शन है? पहला। तो इस प्रकार अपना जो पहला ऑप्शन है वो सही हो गया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि जो बेसिक जानकारी है, जो आपको वॉइस की जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इस प्रकार समझना है कि मैंने जो चीज़ें करवाई थी वो सफिशिएंट जानकारी है, उसके माध्यम से भी आप आरपीएससी के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हो। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, आई डू नॉट राइट अ लेटर। देखिए ये कौन से सेंटेंस है, कौन से टेंस का वाक्य है? देखो सबसे पहले इसका अपने को टेंस पहचानना है। टेंस कौन सा हो गया? डू आ गया। डू और डज किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल। तो इसका जब अपन चेंज करते हैं तो किस में आता है? इज, आर और एम प्लस वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म। तो देखो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आ रही है? देखो ये तो गलत हो गया, नो चेंज तो होगा नहीं, इसमें चेंज तो होगा। फिर वाज और वर किस में आती है? ये भी गलत, वाज और वर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? इज नॉट रिटन। ये जो अपनी देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं आपको पूरे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं इसका पूरा सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करूँ तो वो इस प्रकार से होगा कि अ लेटर, ऑब्जेक्ट को बना दिया अपन ने सब्जेक्ट, फिर डू नॉट राइट आ गया, इज नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय। फिर देखो इसका सब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी। आई इसका सब्जेक्ट है, जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसका बनाना है अपने को ऑब्जेक्ट। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस हो गया वो क्या बन गया? मी। तो इस प्रकार हमने ये चेंज किया। अब देखिए कि इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा मैच कर रहा है? इज नॉट रिटन। तो इज नॉट रिटन कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में। तो इस प्रकार आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है इसके अनुसार आपको इसका सही आंसर निकालना है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सी हैज़ लव्ड मी। सी हैज़ लव्ड मी, देखिए ये आ गया। अब देखो हैज़ के साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो थर्ड फॉर्म तो आएगी। मतलब देखिए कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म कौन कौन सी आ रही है? देखो लव्ड यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो इससे तो अपना पार पड़ना नहीं है। तो इस पूरे सेंटेंस को अपने को ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए ये सेंटेंस है अपने पास, सी हैज़ लव्ड मी। सी हैज लव्ड मी। तो देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हो गया सी, हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज, ये मेन वर्ब हो गई। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पर? थर्ड फॉर्म। और मी क्या बन गया इसका? ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट को जब अपन सब्जेक्ट बनाएंगे मी से क्या बन जाता है? आई। आई आ गया। तो यहाँ पे देखो आई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। ठीक है, आई के साथ क्या आता है? हैज आता है या फिर हैव आता है। तो आई के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। तो इस प्रकार अपने को ये ऑप्शन दिख गया और ये पहला ही पहला ऑप्शन सही हो गया, आई हैव बीन लव्ड बाय हर। तो देखो यहाँ पर हैज आ गया। देखो मैंने टेंस के अंदर आपको बताया था जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अपन हैज़ के साथ किसका प्रयोग करते हैं? बीन का, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार आपको देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और देखो आई है तो आई के साथ हैज़ तो आएगा नहीं, आई के साथ हमेशा क्या आएगा? हैव। आई कैसा नाउन मानते हैं अपन? प्लूरल। आई के साथ क्या आएगा? हाई, हैव। तो पहला ही पहला ऑप्शन सही हो गया कि आई हैव बीन लव्ड बाय हर। फिर आ गया चौथा क्वेश्चन। देखो चौथा क्वेश्चन देखना है अपने को कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो देखो डिड आ गया। डिड कौन से टेंस में आता है? देखो एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और जिसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। वो कौन सा होता है? पास्ट सिंपल। कौन सा होता है? पास्ट सिंपल। देखो पास्ट सिंपल को अपन कैसे पहचानना है? जैसे कि एक तो आ गई इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड, एक आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब इसको अपन चेंज करते हैं तो किस में आता है? ये वाज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
वाज और वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो अब देखो ऑब्जेक्ट को अपने को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो क्या बनेगा, ए लेटर। फिर मैंने बताया आपको कि वाज आएगा या फिर वर आएगा, तो देखो अ लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वाज का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, वाज का, वाज। फिर देखो डिड नॉट एंड नेगेटिव में है, तो जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में। तो वाज के बाद क्या आएगा, नॉट, वाज के बाद क्या आएगा, नॉट। फिर राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रॉट, और आती है थर्ड फॉर्म इसकी रिटर्न, राइट, रॉट और रिटर्न। तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटर्न, रिटर्न, और फिर बाई। फिर देखो इसका सब्जेक्ट क्या था, आई, आई का सब्जेक्टिव केस तो हो गया आई, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, क्या होता है, मी। तो यहाँ पर बाई क्या आएगा, मी। देखो ये मैंने आपको चीजें करवा रखी है पहले से, पैसिव वॉइस का चैप्टर आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना, तब आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि आई का जब अपन ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो क्या बनता है, मी, आई से क्या बनता है, मी। तो इस प्रकार ये जो हो गया। अब देखिए ये वाला ऑप्शन किससे मैच कर रहा था, अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय मी, अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय मी। तो इस प्रकार ए ऑप्शन अपना सही हो गया। आगे चलते हैं, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो देखिए ये यहाँ पे कॉमन नहीं है, इसको हटा देना, ठीक है, यहाँ पे कॉमन नहीं है और यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप है, ठीक है। तो देखिए इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, सब्जेक्ट तो हो गया आई, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द वर्क, और हैव कंप्लीटेड। तो हैव कंप्लीटेड कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से क्या बनाते, पैसिव, तो पैसिव बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, हैज के साथ, हैज और हैव के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर कि बीन और हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आ रही है, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे तो बीन आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे बीन दिख रहा है, क्या नहीं है। यहाँ पे हैव बीन आ रहा है, ये हो सकता है, यहाँ पे हैव आ रहा है लेकिन बीन नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों ऑप्शन में से अपने को डिसाइड करना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसका, आई, आई को जब अपन ऑब्जेक्टिव केस में बनाएंगे तो मी आएगा, तो बाई तो आना चाहिए, मी, कंप्लीटेड बाई मी, ये आ गया बाई मी। फिर द वर्क, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, तो ऑब्जेक्ट का अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो द वर्क। अब द वर्क क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। देखो द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है इसलिए वर्क क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ अपन हैज का प्रयोग करते हैं या हैव का। तो देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हैव के साथ कितने वर्ड है, 4, हैज के साथ कितने हैं, 3। तो जिसके साथ 3 वर्ड है तो उसका प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ, और जिसके साथ 4 वर्ड है उसका प्रयोग किसके साथ करेंगे, प्लूरल के साथ। तो इस प्रकार आपको ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी है और आपको ये समझना है कि किस प्रकार आप आरपीएससी के क्वेश्चन को एकदम आप बिल्कुल उसका विश्लेषण करके, मतलब उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के आप एनालिसिस करके और सामान्य जानकारी के साथ आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टेंस की जानकारी चाहिए थी और सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक आपने जो पढ़ा है अभी तक उससे रिलेटेड जानकारी से भी आपका क्वेश्चन बन जा रहा है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट पहचानना है और टेंस पहचानना है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आपको ये देखना है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, मतलब हैज आया, क्यों आया, क्योंकि द वर्क है वो क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। फिर छठा क्वेश्चन आ गया, जैसे कि आई हैड रिटन अ लेटर। अब देखो हैड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। हेड किस में आता है, पास्ट
परफेक्ट में। देखो दोस्तों, मैंने आपकी जो स्लाइड बनाई है उसके अंदर मैंने ये चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा है कि वही क्वेश्चन डालूं जो आरपीएससी पूछती है। फिर दूसरा क्या है, मैंने हर प्रकार के हर टाइप के क्वेश्चन डाले ताकि आप जब एग्जाम में बैठने जाओ तब आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा न लगे कि आपको उसके बारे में आइडिया ही नहीं लगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको मैं डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ, डिफरेंट तरीके बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप उस क्वेश्चन को एकदम विश्लेषण करके उसको सॉल्व कर सको बिना किसी बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़े हुए, मतलब बिल्कुल सामान्य सी जानकारी के साथ भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको 400 500 पेज की किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें है अपना सब्जेक्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई। इसका जब अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, मी। फिर यहां देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। अ लेटर, ठीक है, अ लेटर क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। अब अ लेटर अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो फिर इसका जब अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो गया अ लेटर। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जैसे कि ही होता तो उसको हिम में बदलते, हिम होता तो उसको ही में बदलते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सीधा का सीधा अ लेटर दिया हुआ है। तो अ लेटर को अपने को सब्जेक्ट बनाना है, फिर अ लेटर के अनुसार, अ लेटर के अनुसार अपने को क्या लगानी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो देखो अ लेटर आ गया। अब देखो हेड आ गया, हेड के साथ मैंने किसका प्रयोग बताया, बीन का। हेड के साथ क्या आएगा, बीन। देखो जितने भी जो पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव होती है, और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है। तो उसमें चेंज करने के लिए अपन हैज और हैव के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बीन का। और ऐसे के ऐसे अपन हेड के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, बीन का। तो यहाँ पर हेड के साथ बीन का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पे हेड के साथ बीन है, हेड के साथ बीन है, हैज के साथ बीन है, ये गलत हो गया, हैव के साथ बीन है, ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। फिर अपने पास ये दो ऑप्शन बचे। अब इन दोनों ऑप्शन में से देखो बाई, देखो जब अपन ने इसका आई का जो ऑब्जेक्टिव केस बनाया तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा किस में बनता है, मी में। लेकिन यहाँ पे इसने आई का आई दे दिया तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो इस प्रकार अपना जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो गया, सही। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन देखो, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी, द प्रॉब्लम क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा द प्रॉब्लम। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कैन को बदलने कुड में, कुड को देखो कैन के साथ बी आएगा, देखो क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने को ये क्वेश्चन देखना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार का है। मैंने आपको मॉडल के ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे, तो उस मॉडल के ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए द प्रॉब्लम है वो उसको क्या बनाएंगे अपन, सब्जेक्ट। तो द प्रॉब्लम आ गया सब्जेक्ट। फिर आई है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का क्या बनेगा, मी, बाई मी आएगा। तो द प्रॉब्लम, देखो मे तो आएगा नहीं, यहाँ पे कैन है तो मे का तो कोई पॉसिबल ही नहीं बनता। अब देखो बाई आई हो गया तो बाई आई भी नहीं हो सकता, बाई मी आएगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर ये आ गया द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड बाय मी और द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो अपन हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं उसका जो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, थर्ड का। तो देखो अब कैन की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है कुड, और उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, बी का। उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, देखो हैज के साथ, जैसे कि हैज की थर्ड फॉर्म डालनी है तो अपन क्या करेंगे, हैज बीन डाल देंगे। क्या करेंगे, हैज बीन। तो इस प्रकार आपको देखना है कि किस प्रकार मैंने ये चेंज किया। तो कैन की जगह क्या आ जाएगा, कुड बी सॉल्व्ड बाय मी। तो द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड बाय मी। तो इस प्रकार अपना जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है, वी मस्ट हेल्प अवर फ्रेंड्स। तो देखो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, अवर फ्रेंड्स, अवर फ्रेंड्स। ठीक है, फिर मस्ट आ गया तो मस्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बी का, मस्ट बी। और फिर हेल्प्ड, फिर वी का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, अस। वी का क्या बनता है, अस। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है वो कहाँ से मैच कर रहा है, देखो वी तो आएगा नहीं,
फिर बी हेल्प्ड, ये भी नहीं आएगा। देखो इसको अपन एक बार होल्ड पे रखते हैं, ये वाला ऑप्शन भी अपन देखेंगे कि ये क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आवर फ्रेंड्स मस्ट बी हेल्प्ड बाय अस, आवर फ्रेंड्स शुड बी, देखो शुड तो आएगा नहीं, शुड तो यहाँ पे भी नहीं आया, तो यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से अब कौन सा सही है वो देखना है। आवर फ्रेंड्स मस्ट बी हेल्प्ड और आवर फ्रेंड्स मस्ट बी हेल्प्ड बाय अस। तो देखो एग्जाम में अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है कि मस्ट बी हेल्प्ड आ गया और बाय अस लिखा हुआ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। लेकिन देखो जैसे आरपीएससी ने एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं, तो इन दोनों ऑप्शन को एक साथ कभी भी नहीं दिया है। मतलब अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं जिसके अंदर बाई अस वाले जो है, जैसे देखो अपन जो अभी जनरल इंग्लिश है, अभी जो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर अपन बाई अस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अंडरस्टूड सी चीज़ है। मतलब जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, या फिर मैं यूँ कहूँ कि गरीबों की मदद करो, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं आपको ही कह रहा हूँ। समझे आप बात, कि आपके द्वारा गरीबों की मदद की जानी चाहिए, या फिर मैं ये कहूँगा या फिर मैं ये कहूँगा कि गरीबों की मदद की जानी चाहिए। तो गरीबों की मदद कौन करेगा, अंडरस्टूड सी बात है कि आप ही करोगे। तो बाई अस का प्रयोग या तो होता है या फिर नहीं होता है। तो जहाँ पर ये दोनों ऑप्शन एक साथ अगर आ गए तो उसमें उस कंडीशन में अपने को ये ज़्यादा सही मानना है। लेकिन अगर जैसे मान लो इन दोनों में से एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये वाला या फिर ये वाला दिया हुआ हो, तो उन दोनों में से एक ऑप्शन को अपने को सही मानना है। ठीक है, तो इस प्रकार कंफ्यूज नहीं होना है कि बाई अस का प्रयोग होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, फिर ये आ गया आई मेड हिम लाफ। ठीक है, अब देखो मेड आ गया, मेड कौन सी फॉर्म होती है, मेक, मेड और मेड, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। देखो सबसे पहले तो अपने को टेंस, इसका टेंस समझना है कि टेंस कौन सा है। देखो जब मेड आ गया तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल। कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल। फिर पास्ट सिंपल के साथ मैंने बताया था आपको, पास्ट सिंपल का जब चेंज करते हैं तो वाज और वर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग, वाज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो देखो पहले तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट हो गया आई, सब्जेक्ट हो गया आई। फिर हिम हो गया उसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है अपने को, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हिम का क्या बनेगा, ही। फिर आएगा ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वाज। तो देखो इनमें अपन ऑप्शन देखते हैं तो वर वाला तो कैंसिल हो गया, बाकी ये तीनों बचे। ठीक है, ही, वाज। फिर मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। मैंने आपको बताया मेड। अब देखो मेड के साथ मैंने बताया था लाफ्ड, मतलब अपनी जो वर्ब की आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे देखो लाफ आ गया, ये गलत हो गया। लाफिंग आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी गलत हो गया। फिर लाफ्ड आ गया, तो ये वाला जो अपना जो तीसरा ऑप्शन है वो अपने सबसे सटीक है, ये वाला आंसर अपना सही है। तो ही वाज मेड टू लाफ, ही मेड टू लाफ्ड। और फिर बाय मी आप लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस प्रकार आपको बाई मी और बाई अस, ये दोनों चीज़ों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कहीं पे इनका प्रयोग किया जाता है, कहीं पे इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार आपको ऑप्शंस के माध्यम से भी देखना है कि ये किस प्रकार होता है। देखो अब आ गया आई नो हिम, आई नो हिम। अब देखो नो आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ये कहाँ पे लगाते हैं अपन, कौन सा टेंस होता है ऐसा, प्रेजेंट सिंपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर प्लूरल है तो एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। और डू और डज का भी आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डू। आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का। और बाकी जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो इस प्रकार देखिए कि हिम आ गया तो हिम का अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ही आ गया। फिर देखो ही तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर मैंने जब ट्रांसफॉर्मेशन बताया था तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी इसकी, नो, नोन, ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो ही इज, ये वाला ऑप्शन सबसे सही है, क्योंकि देखो वाज तो आएगा नहीं, आर भी नहीं आएगा क्योंकि ही सिंगुलर है,
हैज़ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हैज़ का प्रयोग तो मैंने बताया नहीं है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या हो गया अपने पास सही, ही इज़ नोन टू मी, ही इज़ नोन टू मी। और नोन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करना है, टू का। टू क्या है, एक प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किसके साथ होगा, नो। नो के साथ किसका प्रयोग करेंगे, टू का। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, अब देखो यहाँ पर आपको समझना है कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, क्या है, अ लेटर, तो इसको सब्जेक्ट बना दिया सबसे पहले। फिर ये टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसको जब अपन चेंज करते हैं तो वाज बीइंग, अ लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ मैंने वाज का प्रयोग किया, वाज बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन बाई, आई है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, बी, बाई मी। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो सेंटेंस है किससे मैच कर रहा था, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, तो इस प्रकार इसका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, सही। ठीक है, इस प्रकार आपको देखना है। अब देखो ये आ गया 12वां सवाल, सी वाज नॉट लविंग मी, तो सी वाज नॉट लविंग मी मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का, किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अपन किस प्रकार चेंज करते हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसका आंसर देना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो सबसे पहले तो मी का बनाएंगे अपन सब्जेक्टिव केस, तो आई आएगा, आई के साथ वाज आता है या वर आता है, ऐसे ही आप देख के समझ जाओगे। तो आपको ये होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चन करना है और कमेंट करके इसका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, और जो भी आप कमेंट करोगे वो थोड़ा ढंग से, थोड़ा अपने नोट्स वगैरह को रिवाइज करके फिर इसका आंसर देना, ताकि क्या है कि आपको भी ढंग से समझ में आए और फिर मैं भी आपके आंसर देख के मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही है। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन है, दे हैड नॉट ईटन एप्पल। देखो हैड आ गया, हैड के साथ मैंने किसका प्रयोग बताया, बीन का। हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। देखो बीन कहाँ आएगा, देखो हेड के साथ, हेड के बाद बीन आता है, हेड के साथ बाद बीन आता है, लेकिन अगर जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस है तो हेड के बाद क्या आएगा, नॉट, और उसके बाद क्या आएगा, बीन, तो हैड नॉट बीन ईटन। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईट, एट और ईटन, ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड नॉट बीन ईटन बाई, अब दे को चेंज करेंगे किसमें, देम में, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। तो देखो बाई देम कहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन यहाँ आ रही है, ईटन यहाँ आ रही है, ईटन यहाँ आ रही है, ईटन यहाँ आ रही है। ठीक है, और हैड नॉट बीन कहाँ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में, तो एप्पल्स हैड नॉट बीन ईटन बाई देम। इस प्रकार सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही। ठीक है, जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं वो कम से कम इस क्लास को लाइक करके जाए, ताकि अपनी हमारा भी क्या है मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहे आगे भी। फिर देखिए 14वां सवाल है, हैड वी हेल्प्ड यू, हैड वी हेल्प्ड यू। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया यू। ऑब्जेक्ट का अपने को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू का। देखो यहाँ पे यू है तो इसको जब अपन आगे लाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, यू का। लेकिन यहाँ पे देखिए हैड ही आया। देखिए जब अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था तो उसकी हेल्पिंग वर्ब बताई थी मैंने, केवल और केवल हैड। तो हैड जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड के साथ हम, हैड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब में हैड का प्रयोग ही होता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव का जब अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वापस क्या आता है, देखिए अब हेड आ गया, सबसे पहले तो हेड आएगा, हेड के साथ क्या आएगा, बीन आएगा। देखो तो हेड तो यहाँ आ गया, लेकिन क्या यहाँ पे बीन है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर हेड आ गया, फिर बीन आ गया, लेकिन हेल्प आ गया, हेल्प नहीं होता है, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड, क्या होती है, हेल्प्ड। हेल्प की से फर्स्ट फॉर्म होती है हेल्प, हेल्प्ड और हेल्प्ड। इस प्रकार ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है और ये
थर्ड फॉर्म होती है। तो इस प्रकार थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना है, तो ये भी ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए कि हैड यू बीन हेल्प्ड बाय मी, तो हैड के साथ बीन भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई और बाय वी आ गया, लेकिन यहाँ पर बाय वी का प्रयोग नहीं होगा। बाय वी के साथ की इसकी जगह पर किसका प्रयोग होगा? अस का, क्योंकि वी का जब अपन सब्जेक्टिव केस को अपन ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं तो आई को बदलते मी में, ही को बदलते हिम में, सी को बदलते हर में। तो इस प्रकार बाय अस का प्रयोग करेंगे यहाँ, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। तो 14वें का आंसर क्या हो गया? पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन है आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। तो देखिए सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सब्जेक्ट हो गया इसका आई, यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट, तो यू आ गया सबसे पहले। अब देखो शैल आ गया, तो शैल के साथ देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि शैल के साथ और विल के साथ क्या लगाना है? शैल बी और विल बी। मतलब जब अपन ऐसा कोई सेंटेंस होता है जिसके अंदर शैल और विल आ रहे हैं, देखो फ्यूचर टेंस के अंदर मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई थी, उसका रीज़न यही था कि आपको फ्यूचर टेंस का अगर एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ बी लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखो यहाँ शैल आएगा, शैल भी आएगा या विल भी आएगा, वो कैसे पता लगेगा? देखो शैल बी और विल बी, देखो आई और वी के साथ तो क्या आएगा? शैल बी, और विल बी किसके आएगा? बाकी सबके साथ, ठीक है, बाकी सबके साथ क्या आएगा? विल बी। तो देखो यू आ गया, तो यू के साथ क्या आएगा? विल बी, यू के साथ क्या आएगा? विल बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और ठीक है आई आ गया, आई के साथ, आई का जब अपन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो आई के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? बाय मी का। तो देखिए यहाँ पे तो आई आ गया, ये तो गलत हो गया, बाई अस आ गया, ये भी गलत हो गया, बाई मी आ गया, ये सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए विल के साथ बी का प्रयोग नहीं है तो ये भी गलत हो गया। फिर विल के साथ बी है, हेल्प्ड बाय मी, तो यहाँ पर अपना जो सबसे सटीक आंसर वो हो गया कौन सा? सी ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो आरपीएससी में पीवाईक्यू आ रखे हैं, मतलब अभी जो अपन ने फर्स्ट ग्रेड के जो अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए उनके अंदर किस प्रकार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखिए आप, कि दीज डोर मस्ट बी शट बाय अस। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं बाय यू, ऐसे ये सब्जेक्ट मैं इमेजिन करके मान लेता हूँ कि बाय यू दीज डोर मस्ट बी शट बाय यू, मतलब जैसे कोई आपको आदेश दे रहा है कि ये वाले जो दरवाजे है वो आप बंद कर लीजिए, तो बाय यू हो गया। तो ये कौन सा जो सेंटेंस है? पैसिव वॉइस का है। इसको अपने को किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करेंगे? देखो यू का बनाएंगे अपन सब्जेक्ट, तो यू आ गया, यू, और फिर देखो मस्ट बी आ गया, तो मस्ट के साथ बी का बताया, देखो मॉडल के साथ मैंने किसका प्रयोग बताया? बी का। मॉडल का जब अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मॉडल का जब एक्टिव से पैसिव बनाते तब बी का प्रयोग करते हैं उसके साथ, तब किसका प्रयोग करते हैं? बी का। तो देखो यहाँ पर मस्ट आया था, तो मस्ट आएगा तभी तो अपन बी, मस्ट के साथ बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ अकेला मस्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे मस्ट आ रहा है लेकिन यहाँ पे विल आ रहा है, ये भी गलत है। फिर यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, ये तो गलत ही है वैसे भी। यू आर रिक्वेस्टेड टू शट दिस डोर, ये भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा? दूसरा ऑप्शन, यू मस्ट शट दिस डोर, ठीक है। इस प्रकार आपको देखना है। तो इस प्रकार देखो ये आरपीएससी का अभी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए कि आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए थी मॉडल की, कि मॉडल को अपन किस प्रकार चेंज करते हैं, और ये इमेजिनरी अपन ने क्या माना? बाय यू। देखो ये बाय यू क्यों माना? क्योंकि देखो जब कोई आदमी आपसे दरवाजे बंद करने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ कि दरवाजे बंद करो, तो मैं किसी न किसी व्यक्ति से ही कहूंगा ना कि दरवाजे बंद करो, तो वहां पर मैंने किसको माना? बाय यू को। तो और ये चीजें मैंने आपको पहले जब वॉइस की जब क्लासें ली थी तो उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो आप एक बार जाके उस क्लासों को देख के आइए, उनका क्लासों का अच्छे से रिवीजन करके आइए, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर आगे चलते हैं। फिर देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये आपको होमवर्क है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके मतलब कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसका आंसर देना है कि वी सॉ देम गोइंग आउट। तो इस प्रकार ये किस प्रकार चेंज होगा ये आपको देखना है, और इसका आंसर है अपने जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर देना है। फिर ये कि ये सवाल है,
टेल हर टू मेक कॉफ़ी फॉर मी, मतलब उसे जाकर बताओ कि वो मेरे लिए एक कॉफ़ी बनाए। तो देखिए शी वाज टोल्ड टू मेक कॉफ़ी फॉर मी, इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है। इस प्रकार आपको ये चीज़ें देखनी है। और इसका जो जैसे इसके एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जिसका आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर देना है। जैसे कि ही he is writing a novel। एक तो इसको चेंज करके लाना है, फिर दूसरा लिखना है he must follow the rules। ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है। इनका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे तक पहुंचाना है। कमेंट में इनका आंसर लिखना है कि किस प्रकार इन दोनों में चेंज होगा। देखो पहला क्वेश्चन है ही इज राइटिंग अ नॉवल, तो ये तो आपको सिंपल सा एक सेंटेंस है जो आप आसानी से टेंस की जानकारी के माध्यम से, जैसे कि इज राइटिंग आ गया तो उसको किस में चेंज कर रहा है, इज बीइंग रिटन ऐसा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इज के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार ये चेंज करना है। और मस्ट आ गया तो मस्ट के साथ मैंने किसका बताया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास में हमने जो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस की है इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन मिलाइए, और आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो क्वेश्चन मेरे तक पहुंचाइए। हम आपकी